भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी शिकार। फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा, हम गरीबों का इस तरह से कैसे निभाव हो सकता है महारानी। मेरी तो अपने आदमी से एक दिन न पटे, मैं उसे घर में बैठने न दूं। वसुधा ने कहा, क्यों? ये नहीं कहेगा कि तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है? मेरी जो इच्छा होगी वो करूँगा। तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे ले लिया कर। मुनिया 3 ही दिन से यहाँ लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी। रानियों से अदब के साथ बातें करना अभी सीख नहीं पाई थी। उसका सूखा सांवला चेहरा उत्तेजित हो उठा। बोली, जिस दिन ऐसी बातें मुंह से निकालेगा ना, मुझे उखाड़ लूंगी सरकार। वो मेरा गुलाम नहीं तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ? मैं नहीं खाती, उसे खिला देती हूँ, चाहे खुद फटे पहनूं, पर उसे फटे पुराने मैं पहनने नहीं देती। जब मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो मजाल कि वो आंखें दिखाए। वसुधा ने फिर पूछा, अगर वो तुझे बैठाकर खिलाता तब उसकी धौंस सहती? मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई। बोली, बैठा कर कोई क्या खिलाएगा? मर्द बाहर काम करता है तो हम भी घर में काम करती हैं। ये कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए बाहर निकल आई। वसुधा रुआसी आंखों से खिड़की की ओर देखने लगी। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने पूजन करने जा रही थी। वसुधा की आंखें सजल हो गईं। वसुधा को इस घर में आए 5 वर्ष हो गए। पहले इसने अपने भाग्य को सराहा था। माता पिता के छोटे से कच्चे घर को छोड़कर वो एक विशाल भवन में आई थी, जहां संपत्ति उसके पैरों को चूमती जान पड़ती थी। कुंवर गजराज सिंह रूपवान थे, उदार थे, शिक्षित थे, विनोदप्रिय थे और प्रेम का अभिनय भी करना जानते थे। वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को भी लुभाने वाला रूप रंग केवल विनोद का सामान भर था। घुड़दौड़ और शिकार सट्टे मकार जैसे सनसनी फैलाने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था। 2 पुत्र रत्न पाकर भी वो सुखी न थी। कुंवर साहब को 1 महीने से ज़्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौट कर नहीं आए, और ये ऐसा पहला ही अवसर न था। हाँ, अब उनकी अवधि बढ़ गई थी। पहले वो 1 सप्ताह में लौट आते थे, फिर 2 सप्ताह का नंबर चला, और अब कई बार एक महीने की अवधि से भी ज़्यादा बीतने लगा। शिकार से लौटते तो घुड़दौड़ का राग छिड़ जाता, कभी मेरठ, कभी पूना, कभी बम्बई। घर पर रहते तो अधिकतर लंपट रईसजादों के साथ गप्पे उड़ाया करते थे। पति का ये रंग ढंग देखकर वसुधा मन ही मन कुड़ती और घुलती जाती थी। कुछ दिनों से हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा था। वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से यह दृश्य देखती रही। फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा, कुंवर साहब का कोई पत्र आया? फोन से जवाब दिया गया, जी हाँ, कुंवर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है। वसुधा ने जलकर कहा, मैं ये नहीं पूछती आने को कब लिखा है। आने के बारे में कुछ नहीं लिखा। यहाँ से उनका पड़ाव कितनी दूर है? वसुधा ने पूछा। यहाँ से 200 मील से कम न होगा। पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है। ठीक है, मेरे लिए 2 मोटरों का इंतज़ाम कर दीजिए, मैं आज वहाँ जाना चाहती हूँ। वसुधा ने फ़ोन से आकर सफ़र का सामान ठीक करना शुरू किया। परित्यक्ता की भांति पड़ी रहकर जीवन को समाप्त न करना चाहती थी। वो जाकर कुंवर से कहेगी, अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की लौंडी बनकर रहूं, तो यह नहीं होगा। मेरा अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं, आपके ऊपर है। इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन में वसूलों की भांति उठ रही थी। डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर पुकारा, मैं अंदर आऊं? वसुधा ने नम्रता से कहा, क्षमा कीजिए, मैं जरा पीलीभीत जा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप पीलीभीत जा रही हैं? आपका ज्वर चढ़ जाएगा। वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं जा रही हूँ। मार्ग में भी उसे बच्चों की याद आती रही। कई बार इच्छा हुई घर लौट चलूं। जब
उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं तो मैं ही क्यों उनकी परवाह करूं? लेकिन एक बार पति से मिलकर उनसे खरी खरी बात करने के प्रलोभन को वो रोक न सकी। जब वह 10 बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। शोर की आवाज़ सुनते ही कुंवर साहब निकल आए और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? कुशल तो है? शोफर ने समीप आकर कहा, रानी साहबा आई हैं। हुजूर, रास्ते में बुखार हो आया, बेहोश पड़ी हुई हैं। कुंवर साहब ने पूछा, तो तुम उन्हें वापस क्यों नहीं ले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था यहाँ कोई वैद्य हकीम नहीं है? शोफर ने सिर पिटाकर जवाब दिया, हुजूर, वो किसी तरह मानती ही न थी, तो मैं क्या करता? यूँ झल्लाते हुए कुंवर वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा। जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। सिर गर्म हो रहा था। अचेत वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में पलंग पर लेटा दिया। फिर उसके सिरहाने खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे। उस धूल से भरे मुखमंडल, बिखरे हुए रज रंजित केशों में आज उन्होंने आग्रह में प्रेम की झलक देखी। अब तक उन्होंने वसुधा को विलासिनी के रूप में ही देखा था, जिसे उनसे प्रेम की परवाह न थी, जो अपने बनाव श्रृंगार में मगन थी। आज धूल के पाउडर और पोमेड में वो उसके नारित्व का दर्शन कर रहे थे। वसुधा का ज्वर 21 दिन तक न उतरा। घर के डॉक्टर आए, दोनों बालक, मुनिया, नौकर चाकर सभी आ गए। जंगल में मंगल हो गया। वसुधा खाट पर पड़ी और कुंवर साहब की सेवाओं और अलौकिक आनंद का अनुभव कर उसे संतोष हुआ। एक दिन वसुधा ने कहा, तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते? मैं तो शिकार खेलने ही आई थी, मगर न जाने किस बुरी साइज से चली आई कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई। कुंवर साहब को इतनी दिनों शिकार का ध्यान ही न आया। वसुधा के पास बैठाने, उनसे कुछ बातें करने और उसका मन बहलाने, दवा और पथ्य बनाने में ही उन्हें आनंद मिलता था। कुंवर साहब अपने शिकार के खप्त पर कई बार पछता चुके थे। अगर वह शिकार के पीछे न पड़े होते तो वसुधा यहाँ क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती? उन्हें मन ही मन इसका बड़ा दुख था। वसुधा ने उसी सरल भाव से कहा, अब कि तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए हैं, जरा मंगाओ देखूं। अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मरस था। सैकड़ों ही खालें जमा कर रखी थी उन्होंने। बाघंबरों के कई सूट बनवा रखे थे। जाकर वो चीज़ें उठा लाए। कुंवर एक एक चीज़ दिखाने लगे। वसुधा के चेहरे पर हर्ष की एक ऐसी लाली हफ्तों से न दिखी थी, जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मगन हो रहा हो। कुंवर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगे। वो जानवर कैसे मारा गया, उसके मारने में क्या क्या बाधाएं पड़ी। शिकारों का वृतांत सुनाने के बाद वसुधा अब इसकी शौकीन हो गई थी। अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था। वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि नहीं थी, पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश के समान अवतरित हो गई। एक दिन वसुधा ने आग्रह किया, मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी। उस दिन से जब देखो वृक्षों की छाह में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही है और कुंवर साहब खड़े खड़े उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वसुधा के जीवन में अब एक नया उत्साह, एक नई आशा थी। कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए और शिकार था शेर का। कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंची मचान पर बंदूक लिए दम साधे बैठे हुए थे। मचान इतना ऊंचा था कि चीता उछलकर न पहुंच सकता था। नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांध दिया गया और शेर के आने की राह देखी जा रही थी। कुंवर साहब शांत थे, पर वसुधा की छाती धड़क रही थी। जरा सा भी पत्ता खड़कता तो वो चौंक पड़ती। कुंवर साहब बीच बीच में उसकी हिम्मत बढ़ाते जाते थे। सहसा भैंस के पास दो चिंगारियां सी चमक उठी। कुंवर ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए। जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना साधा। चीता जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं।
क्रोध से पागल होकर इतनी जोर से गरजा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा। कुंवर साहब तीसरा फायर करने जा रहे थे कि चीते ने मचान पर जस्त मारी और मचान ऐसा हिला कि कुंवर हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े। शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थीं। उसने अपनी बंदूक संभाली। वो उचक कर आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक छोड़ी। शेर के पंजे ढीले पड़े, नीचे गिर पड़ा। शेर से 3-4 कदम पर ही कुंवर साहब गिरे पड़े थे। वसुधा अपने होश में न थी। उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी। देखा, शेर उठने की चेष्टा कर रहा है। दूसरी गोली सिर पर मारी और उसके साथ ही बंदूक लिए नीचे कूदी। वसुधा ने उसके मुख के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया। कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए, दौड़कर उसे हृदय से लगा लिया। अरे ये क्या? वसुधा बेहोश थी। 3 घंटों के बाद वसुधा की मूर्छा टूटी। वसुधा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? पूछा उन्होंने। बिल्कुल नहीं। तो तुम कूद क्यों पड़ी? वसुधा ने कहा। मैं कहाँ कूदी? शेर मचान पर आया, इतना याद है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुंवर को भी विस्मय हुआ। वाह, तुमने उस पर तो 2 गोलियां चलाई। जब वह नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर को तुमने खाली कर दिया। बस वहीं ठंडा हो गया। अगर तुम चूक जाती तो वो नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता। तुम्हारे ही प्रभाव से इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुमने मुझे प्राणदान दिया है। दूसरे दिन प्रातः यहाँ से कूच हुआ। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था, उसमें आज उसे जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछड़े हुए मित्र से मिली हो। वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, जो बरसों से पड़ी सो रही थी। उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने लगी। उसी वक्त कुंवर साहब आकर बोले, अच्छा, पूजा करने जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा था। मैंने एक मनौती मान रखी थी। वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा, कैसी मनौती? कुंवर ने हंसकर कहा, ये नहीं बताऊंगा। धन्यवाद।